guys, welcome to BPSC Guide Point. Today we are going to study the history of medieval विहार. अब इसमें देखा जाए medieval बिहार में तो कौन कौन से डायनेस्टीज़ या कौन कौन से रूलर्स आएंगे. तो पहला जो रूल होगा टर्किश का होगा, फिर एक लोकल डायनेस्टी होगी कन्नाड डायनेस्टी. अफ़गान के अंडर्स में भी आएगा बिहार, ठीक है. सल्तनत पीरियड भी देखा जाएगा बिहार के अंदर एंड मुग़ल पीरियड भी देखा जाएगा. तो हम पहले टर्किश रूल से स्टार्ट करते हैं. टर्किश रूल की बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट या एक रूलर है जो बिहार में जिसका इन्फ्लुएंस रहेगा दैट इज़ योर बख्तियार खिलजी. तो जो एक्चुअल क्रेडिट है फॉर स्टैब्लिशिंग टर्किश रूल इन बिहार वो किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को जाता है. तो इसको याद रखना है. बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था. एंड जब बख्तियार खिलजी ने इन्वेड किया बिहार को, जब अटैक किया, तो बिहार में बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे. नॉर्मल सी बातें होंगी ही, ठीक है. एंड जो नॉर्थ आपका बिहार है उस टाइम पे उसका रूलर कौन था? रूलर कौन सी डायनेस्टी थी? कन्नाड डायनेस्टी. ओके. एंड बख्तियार खिलजी जब इन्वेड करने के लिए आया बिहार को तो इसने अपनी नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, ओडनपुरी तीनों को डिस्ट्रॉय कर दिया और तीनों को आग लगा दी, ठीक है. बंगाल में एक जगह है नदिया, उसको भी इसने अटैक किया. एंड उस टाइम पे ये नदिया जो जगह है सेन डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी. तो अब सेन डायनेस्टी है किसके कंटेम्प्रेरी में? बख्तियार खिलजी के या टर्किश रूल के अंडर. तो सेन डायनेस्टी में कोई राजा भी होगा जो उस टाइम बख्तियार खिलजी के टाइम पे वहाँ का राजा होगा. तो वो कौन था? लक्ष्मण सेन. इसको याद रखना है, ये ईजिली बहुत जल्दी पूछा जा सकता है, ठीक है. तो बख्तियार ने सब कुछ कैप्चर किया एंड अपनी कैपिटल किसको बना दिया? लखनौती को. अब एक टाइम के बाद क्या हुआ कि अब ऐसा तो है नहीं ना हमेशा ये जिंदा रहेगा या जीतता रहेगा बख्तियार खिलजी. तो इसका वन ऑफ द ऑफिसर था अली मर्दान, उसने इसका मर्डर कर दिया और बिहार शरीफ में इसको दफना दिया. ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है. उदनपुरी, नालंदा, विक्रमशिला एंड आपका लक्ष्मण सेन. नेक्स्ट मूव करते हैं आपकी कन्नाड डायनेस्टी पे. लोकल डायनेस्टी है ये. लेट मी ओके. तो कहाँ पर रहेगी ये? जो आपका जैसे मैं ये बिहार बना देती हूँ ये, ठीक है. तो ये जो नॉर्थ वाला एरिया है इधर कन्नाड डायनेस्टी. ओके. तो ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ पाल डायनेस्टी कन्नाड डायनेस्टी इमर्ज्ड इन तिरोत मिथिला रीजन. ओके. द फाउंडर कौन है इनके? नान्यदेव. याद रखना ये फाउंडर. कैपिटल आपकी रहेगी सिमरावनगढ़, ये रही, जो करेंटली कहाँ पर पड़ती है? नेपाल के अंदर. अब जब बख्तियार खिलजी बिहार में आया था इन्वेड करने के लिए तो जो कर्नाट रूलर इस टाइम पे इनके कंटेम्प्रेरी थे वो थे नरसिंह देव, ठीक है. एंड नरसिंह देव का क्या कॉन्सेप्ट था कि जब बख्तियार खिलजी इन्वेड करने के लिए आ रहा है तो इन्होंने उल्टा इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से सेन डायनेस्टी के कन्फ्लिक्ट में आई है. कौन? कन्नाड डायनेस्टी. ऑब्वियस सी बात है, जब आप दुश्मन को सपोर्ट करोगे तो जो दूसरा प्राणी उससे परेशान है वो तो आपके अगेंस्ट हो गई ना, क्योंकि आप भी उसके लिए दुश्मन ही हो. तो उस तरीके से. एंड ये जो एक कैंपेन था टर्किश कमांडर का तुगरेल तुगान का कन्नाड डायनेस्टी के खिलाफ, तो वो एक टिबेटियन में उसमें धर्म सवासिम में डिस्कस्ड है. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट कंटेम्प्रेरी राजा इम्पोर्टेंट है, ठीक है. एंड अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे. ये फालतू की चीज़ें हैं उसमें. अब जब एक और कैंपेन होगा किसका? गयासुद्दीन का, ठीक है. इसमें क्या होगा कि जो कन्नाड डायनेस्टी का रूलर है वो होंगे आपके हरसिंह देव. ये याद रखना है क्योंकि ये स्विच कर सकता है इसको. कहाँ गया? नरसिंह देव को और हरसिंह देव को स्विच किया जा सकता है. तो याद रखना है कि नरसिंह देव पहले आए थे, हरसिंह देव बाद में आए थे. ओके. एंड हरसिंह देव जो थे वो एक सोशली अपलिफ्टेड राजा थे, सोशल रिफॉर्म वाले काम करते थे. इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था? पंजी प्रबंध वाला सिस्टम लेके आए थे जिसको इंग्लिश में रजिस्टर मैनेजमेंट बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने लीनिएजेस का, जो फैमिली लीनिएजेस होती है ना कि हमारे परदादा दादा कौन से कुल के थे, है ना, एसेट्रा एसेट्रा. तो ये सारे मिथिला वाले रीजन में इन्होंने ये चीज़ को स्टार्ट किया था. इसका एक इम्पॉर्टेंस ये थी कि इससे प्राइमरीली मतलब इसका जो यूज़ था वो ये था कि मैरिज अलाइंसेस के टाइम पे जो लीनिएज का वेरिफिकेशन होता है कि आप क्लोज एसोसिएशंस में शादी नहीं कर रहे हो, तो वो इससे क्लियर हो जाता था अगर आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है, ठीक है. एंड इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हर गांव में एक अपॉइंट किया जाता था एक ऑफिसर को. विद इन द फैमिली ही उसको बोल दिया जाता था कि मतलब आप हेड हो इस चीज़ के,
ठीक है, कोई अलग से किसी पर्सन को नहीं लाते थे, विद इन द क्लैन, विद इन द विलेज उसको ही अपॉइंट करते थे। उसको बोलते थे पंजीकारस, मतलब पंजी बनाने वाला पंजीकारस। ओके, तो उसको क्लियर रखना है। एंड जो मैथिली लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो भी कन्नड़ डायनेस्टी के टाइम पे ही हुआ है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, सल्तनत पीरियड आएगा बिहार में। ओके, अब बिहार एक बैटल ग्राउंड बन चुका था बहुत सारे रूलर्स के लिए, ठीक है, सुल्तान हो गए आपके एंड बंगाल के रूलर्स वगैरह हो गए, तो इन सब में कन्फ्लिक्ट चलते ही रहते थे बिहार को लेके। तो जो पहला दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसने बिहार में कैंपेन किया, ही वॉज इल्तुतमिश। इसने क्या किया, 1225 में बंगाल एंड बिहार दोनों को कैप्चर कर लिया, ठीक है। बट जब इनके इसका सक्सेसर आएंगे किसके, इल्तुतमिश के, तो जो होल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म होल्ड था। अब जब इल्तुतमिश आ गए तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह इल्तुतमिश ही काम करेगा, ऑब्वियसली वो एक प्रोविंस है तो अपना गवर्नर छोड़ेगा। तो इन्होंने अपना गवर्नर छोड़ा जिसका नाम था मलिक जानी। ओके, इसको याद रखना है। अब तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे क्या हो रहा है कि फिरोज शाह तुगलक आया है आपका, ठीक है। गियासुद्दीन का तो हमने भी बात कर ली कि वो कन्नड़ रीजन में आया था उस टाइम पे। अब फिरोज शाह तुगलक आएगा तो वो बंगाल का कैंपेन करेगा, मतलब जब बंगाल को जब वो उसकी तरफ आया था बंगाल को हड़पने के लिए या बंगाल को कैप्चर करने के लिए, तो बिहार उसी टाइम पे वहीं तो है, तो उसको भी साइड बाय साइड वो करेगा। एंड उसके इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं कहाँ से, पटना एंड गया से, तो जहाँ पे इस चीज़ के एविडेंसेस भी मिलते हैं किसके, कि फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे आया था। एंड जो भी उसने ग्रांट्स प्रोवाइड की वो जैन टेम्पल्स को राजगीर के अंदर, उसके भी एविडेंसेस हैं किसमें, पटना एंड गया के इंस्क्रिप्शंस में। तुगलक पीरियड में बिहार की कैपिटल क्या थी, बिहार शरीफ, ठीक है। एंड बुद्धिज़्म का बिहार शरीफ एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। जो इम्पॉर्टेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर है बिहार में कब, तुगलक पीरियड में, उसका नाम है मलिक इब्राहिम, ठीक है। इसको मलिक बयां भी बोलते थे। एंड इनका टोम जो है वो बिहार शरीफ के अंदर ही है। जो नेम बिहार है, बिहार जो टर्म है वो तबाकत नसीरी में मैंशनड है। एंड ये किताब किसने लिखी है, मिनाज सिराज ने लिखी है। तो ये एक नॉर्मली भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बिहार का रेफरेंस कहाँ से मिलता है, तबाकत नसीरी से मिलता है। मतलब दैट इज़ ऑल्सो योर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अफगान रूल की तरफ। अफगान में रूल में क्या होगा कि सिकंदर का टाइम पीरियड आएगा, जो लोधी डायनेस्टी है, ठीक है। अब हमें इतना तो पता है कि सिकंदर लोधी को किसने हराया था, बाबर ने हराया था। तो इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। तो सिकंदर लोधी जब आया बिहार में तो इसने अपना एडमिनिस्ट्रेटर एक रखा, जैसे तुगलक ने इल्तुतमिश ने रखा था ना मलिक जानी को, ये ऐसे ही सिकंदर लोधी भी अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर छोड़ेगा बिहार के अंदर, जिसका नाम होगा दरिया खान नुहानी। अब जब सिकंदर लोधी हो गया, अब सिकंदर के बाद कौन आएगा, इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो अब इब्राहिम लोधी का क्या करेगा कि इब्राहिम लोधी के टाइम पे ये जो दरिया खान है ना, ये अपने बेटे को, ये गवर्नर होगा उस टाइम, ठीक है। तो अब बेटा क्या करेगा इसका, बाहर खान नुहानी, किसका बेटा है, दरिया खान का। तो ये अपना इंडिपेंडेंट रूल घोषित कर देगा। अब क्वेश्चन आता है कि अपने आप को ये इंडिपेंडेंट क्यों घोषित कर रहा है, क्योंकि भाई इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया है बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। अब जब ये हार गया है, अब राजा कौन बन गया है, किसके पास में पावर है, बाबर के हाथ में पावर है। एंड इब्राहिम लोधी तो मर चुका है। तो जब मर चुका है जो इंसान, तो अब ऑब्वियसली जो छोटे गवर्नर्स हैं जिनके हाथ में थोड़ी बहुत भी पावर है, वो एक्चुअल पावर को कैप्चर करना चाहेंगे, ठीक है। तो बाहर खान नुहानी ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया था। एंड ही ट्राइड टू कंट्रोल द पावर इन द टर्म्स ऑफ बिहार, कि बिहार को कंट्रोल में करते हैं, बिहार का हम अपने आप को एक इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, ठीक है। एंड दूसरी साइड में क्या हो रहा है कि जो अफगान रूलर एक महमूद लोधी है, वो बिहार आ गया बाबर से भाग के। अब महमूद लोधी कौन है, महमूद लोधी है इनका भाई इब्राहिम लोधी का, ठीक है। अब भाई तो ये तो मर गए इब्राहिम साहब, अब इब्राहिम के हाथ से पावर भी चली गई है। तब जो महमूद लोधी हैं उन्हें तो बचना है बाबर से, तो बच के कहाँ भागेंगे, बिहार में। और बिहार में क्यों भागेंगे, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी जो अफगान्स हैं उनकी लीडरशिप वहाँ पे चल रही है, मतलब काइंड ऑफ वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं बिहार को। अब बीइंग एन अफगान, महमूद लोधी को एक सेरेमोनियल हेड बना दिया जाएगा कि साहब आप इधर आ जाओ, बिहार में आपकी ज़रूरत है, एंड यू आर आवर हेड, ठीक है। एंड जो हमारा कैंपेन चल रहा है उसको आप प्लीज़ लीड कीजिए। तो ये सीन था कि मोहम्मद लोधी एंड इनका, ठीक है। तो ये बिहार भाग गए। फिर अब बाबर को भी तो पता है ना भाग के जाओगे कहाँ, ठीक है। तो बाबर साहब बोले कि भाग जाओ तुम बिहार, मैं बिहार ही आ रहा हूँ। अब बाबर का फिर इन अफगानों से सबसे एक वॉर होगा कंबाइंड फोर्सेस से, जिसको हम बोलेंगे बैटल ऑफ घाघरा। एंड कब होगा, 1529 AD में। इस डेट को याद रखना है, बैटल ऑफ घाघरा के रेफरेंस को भी याद रखना है, ठीक है। आफ्टर द घाघरा वॉर, अफगान अगेन रोज इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ शेर शाह।
अब ऐसा नहीं है कि एक वॉर हो गया तो कोई पावर जो है वो एकदम जड़ से मिट जाएगी, नहीं, कुछ रेमनेंट्स रह जाते हैं एंड वही आगे जाके फिर से उस चीज़ को फिर से जन्म देते हैं। ठीक है, तो उस दोबारा से इस अफ़गान रूल को इस्टेब्लिश करने वाला कौन आएगा? आपका शेर शाह। अब शेर शाह जी की बात करते हैं, क्लियर कर देते हैं उसको थोड़ा सा। शेर शाह जी, इनके फादर का नाम है हसन खान, सासाराम के ये जागीरदार हुआ करते थे। इनका चाइल्डहुड नेम है फरीद खान। बहार खान नोहानी जो सिकंदर लोदी के क्या थे? गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने इनको टाइटल दिया था शेर खान का। इसको याद रखना है कि टाइटल किसने दिया, किसको दिया, क्या दिया। क्वेश्चंस ऐसे ही प्रिपेयर होते हैं। ओके, पीछे का बैकग्राउंड पूरा जानना चाहिए। अब जब नोहानी इसका जब फॉल हो गया था तो शेर खान ने क्या किया, जो बहार खान नोहानी था उसकी विडो से शादी कर ली। ठीक है, एंड कंट्रोल कर लिया किस पे? बिहार रीजन पे। अब इन्होंने अपने हाथ में खुद से ही पावर ले लिए कि हाँ भाई अब मैं ही हूँ, मैं ही देखूँगा। ठीक है, अब बैटल लड़ेंगे, ये बंगाल को हरा देंगे इन द बैटल ऑफ सूरजगढ़। क्वेश्चन भले ये ना आए कि कौन किसको हराया, बट याद रखने कि शेर शाह ने एक बैटल लड़ा था सूरजगढ़ का जिसमें बंगाल को हरा दिया था। एंड फिर शेर शाह ने प्रपोज भी किया कि बंगाल का कंट्रोल जो है तुम छोड़ दो, मुझे दे दो, मैं तुम्हें हर साल 10 लाख रुपए दे दिया करूँगा। ठीक है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, लोगों का फिर आगे वॉर होता है। एक वॉर होता है बैटल ऑफ चौसा 1539 में, एंड अगले ही साल एक और बैटल होता है बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बैटल ऑफ बेलग्राम। ठीक है, 1540 में, जिसमें कि शेर शाह या सूरी डायनेस्टी जो है उसका स्टैब्लिशमेंट होगा, याद रखना है ये। 1541 में शेर शाह जो है पटना के अंदर अपना एक फोर्ट बनवाता है। ठीक है, एंड कैपिटल सिटी डिक्लेयर कर देता है, किसको? पटना को। एंड ये जो डिस्क्रिप्शन है कि पटना सिटी को कैपिटल बनाया, ये सब ये अब्दुल्ला की तारीख ए दाऊदी में मैंशनड है। तो तारीख ए दाऊदी किसने लिखी है? अब्दुल्ला ने। ये क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गया। शेर शाह ने रायसेन में मारवाड़ ये सब को भी कैप्चर किया था। ठीक है, एंड कलिंजर में भी एक्सप्लोजन वगैरह, कलिंजर को भी जीत ही गया था वो, बट क्या हुआ था कि एक्सप्लोजन हो गया। मतलब एक होता है ना कि फॉल बिफोर द सेलिब्रेशन, तो वही शेर शाह जी के साथ हुआ था कि ये सेलिब्रेट करने ही वाले थे अपनी कलिंजर जीत को, बट एक एक्सप्लोजन होता है एंड ये मृत्यु हो जाती है इनकी। अब थोड़ा आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो शेर शाह ने अपना जो मसलोनियम बनवाया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को प्रमोट किया। कहाँ पे? सासाराम में। ठीक है, बनवा रहे थे, डेथ हो गई इनकी। अब इनके बेटे आए इस्लाम साहब, तो उन्होंने इस चीज़ को कंप्लीट किया है। ठीक है, एक आर्टिफिशियल लेक भी बनवाया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बट ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पत्थर का यूज़ हुआ है क्या। तो रेड सैंडस्टोन। ठीक है, किसी में ग्रे है, किसी में वाइट है, तो इनका याद रखना शेर शाह का रेड। इन्होंने रोहतास फोर्ट भी बनवाया है, कहाँ पे? बिहार में। इन्होंने जब्ती सिस्टम स्टार्ट किया था जिसको आगे जाके मेजॉर फेज में अकबर इस चीज़ को आगे कैरी करेगा विद द हेल्प ऑफ टोडरमल। इसमें क्या होता था कि जो आपका लैंड का टैक्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंड मेजरमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। ये नहीं है कि यूनिफॉर्म टैक्स लग रहा है सब पे, आपकी जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से हम आपको कैलकुलेट करके रेट बता देंगे। ठीक है, शेर शाह के गवर्नेंस की बात करें तो अकबर ने इससे बहुत सारी चीज़ें ली थी इनका, क्योंकि इनका जो गवर्नेंस का सिस्टम था वो बहुत ऑर्गेनाइज था। ठीक है, बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए थे इन कम्युनिकेशन, पोस्टल, मिलिट्री, रेवेन्यू सिस्टम एटसेट्रा। पहले ज़माने में क्या होता था ना, क्राइम बहुत था, बहुत सारे रॉबर्स थे। जो ट्रेड एंड सिस्टम होता था, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था उस चीज़ का नेगेटिव। तो शेर शाह ने क्या किया था कि सराय बनवाई थी जितने भी ट्रेडिंग पोस्ट या फिर ट्रेडिंग रूट था उस पर। तो उस पर क्या होता था कि जो ट्रेडर्स होते थे वो रेस्ट कर लेते थे। एंड एक और चीज़ थी कि अगर कोई रॉबर्स होता है तो उस विलेज के लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर चोरी हो जाती है तो। किसी जो ट्रेडर है उसका सामान वामान लूट लिया या कुछ और, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी हो गई तो इस तरीके से इन्होंने स्ट्रिक्ट सिस्टम जो है वो मेंटेन किया हुआ था। इनकी इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो इनके करेंसी थी सिल्वर में और कॉपर में। सिल्वर करेंसी को ये बोलते थे रुपया एंड कॉपर करेंसी को ये बोलते थे दाम, याद रखना है इसको। इनके मृत्यु के बाद इनके बेटे जो जलाल खान, जिनका आगे जाके नाम होता है इस्लाम साहब, वो इनके सक्सीडर बने, इनको सक्सीड किया। ठीक है, एंड एक और बैटल होता है बैटल ऑफ मच्छीबार, ये सिकंदर सूरी के साथ होगा। एंड सिकंदर सूरी कौन है? सिकंदर सूरी इन्हीं का क्या बोलते हैं, जो आपकी सूर डायनेस्टी है उन्हीं के ही आगे वाले सक्सेसर हैं। एंड ये जो बैटल होगा मच्छीबार, ये कहाँ पे होगा? पंजाब वाले एरिया में, लुधियाना में। ठीक है, एंड इसी के साथ हार के साथ, सिकंदर सूरी की इस हार के साथ सूर डायनेस्टी का अंत हो जाएगा। अब लोकल डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं। तो लोकल डायनेस्टी है आपकी चेरो डायनेस्टी। इसमें क्या होगा कि थोड़ा साइड बाय साइड समझना है कि पाल डायनेस्टी चल रही थी, पाल डायनेस्टी का फॉल हो गया,
लोकल किंग, जब पाल डायनेस्टी का फॉल होगा, एक जो पावरफुल डायनेस्टी है, तो ऑब्वियसली जो छोटे छोटे लोकल हैं वो अपना इमर्ज होंगे आगे, उनके हाथ में पावर आएगी। ठीक है, तो यही सीन हुआ इसमें। तो ऐसी ही एक लोकल पावर थी चेरो, जो आगे जाके थोड़ी पावर गेन कर लेती है अच्छी क्वांटिटी में। चेरो डायनेस्टी की या किंगडम की बात करें तो इनका एक्सपेंशन देखें तो शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू एंड वाराणसी वाले एरिया में था। 12th सेंचुरी में इनका स्टैब्लिशमेंट होता है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, बिया मतलब भोजपुर में। एंड ये भी कुछ बैटल्स वगैरह लड़ेंगे जिसमें चेरो जीत जाते हैं उज्जैन के साथ। ठीक है, इनका जो एक इंपॉर्टेंट रूलर है वो है मेदिनी राय। तो मेदिनी राय बिहार से बिलोंग करता था, चेरो डायनेस्टी से। एंड ये जल्दी डिक्लाइन कर जाती है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल्स। अब मुगल्स को ही पढ़ लेते हैं कि मुगल्स क्या कर रहे हैं बिहार में आके। तो जब मुगल एम्पायर का रीस्टैब्लिशमेंट हो रहा है इन दिल्ली, तो एक अफगान एम्पायर है वो फॉर्म होता है बिहार में अंडर द लीडरशिप ऑफ ताज खान। ये ताज खान भी याद रखना, ठीक है, कि बिहार के रेफरेंस में था। अब अकबर की बात करते हैं पहले कि अकबर के टाइम पे बिहार में सीन क्या है। अब ताज खान करानी जो है, जो मतलब अफगान एम्पायर का बिहार में जो रूलर है, उसने अकबर की तरफ थोड़ा रिस्पेक्टफुल है वो। ठीक है, बट इसका जो बेटा है दाऊद खान, किसका, ताज खान का, वो उल्टा है, इसके अपोजिट है। ठीक है, तो अकबर ने सोचा कि इसको मज़ा चखाते हैं, तो अकबर ने उसको अटैक कर दिया, किसको, दाऊद खान को। एंड इस अटैक के बाद अकबर कॉन्कर्ड पटना एंड दाऊद खान को पटना छोड़ के भागना पड़ा। ओके, तो अकबर की पहुंच पटना तक हो गई थी। एंड देखा जाए तो इस वजह से जो दाऊद खान था वो लास्ट अफगान रूलर बनता है बिहार का। अब कोई और डायनेस्टी बिहार में अफगान के कंटेक्स्ट में नहीं आएगी। एंड इसी के साथ मुगल्स ने कुछ टाइम बाद 1580 में बिहार को अपना सूबा या एक प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया एंड वहाँ पे अपना एक गवर्नर छोड़ दिया। किसने, मुगल ने। अब वो गवर्नर कौन है, मुनीम खान। मतलब कि जब अकबर ने पटना पे कैप्चर कर लिया, कुछ टाइम बाद जब पूरा एरिया उनके कंट्रोल में आ गया, अफगान को पूरा वैनिश कर दिया, तो उन्होंने बिहार को अपना एक प्रोविंस या एक सूबा डिक्लेयर कर दिया एंड मुनीम खान को एज द गवर्नर ऑफ बिहार अपॉइंट कर दिया। लेटर अकबर के टाइम पे ही एक और नेक्स्ट जो गवर्नर होगा बिहार का वो होंगे आपके राजा मानसिंह। ठीक है, एंड मानसिंह के टाइम पे बिहार में मुगल एम्पायर का जो स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड मानसिंह के टाइम पे ही बिहार की कैपिटल रोहतास को डिक्लेयर कर दिया था। तो एक ये भी याद रख सकते हैं कि रोहतास भी इन लोगों की कैपिटल हुआ करती थी। अब जहांगीर के टाइम पे देखें तो जहांगीर के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट याद रखने की चीज़ ये है कि जहांगीर ने प्रिंस परवेज़ को बिहार का गवर्नर अपॉइंट किया था इन 1621। ठीक है, इसके बाद ये जो गवर्नर की पोस्ट थी वो सिर्फ प्रिंसेस को दी जाती थी। औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब ने क्या किया, प्रिंसेस को दी जा रही है ना, तो प्रिंस अजीम को गवर्नर बना दिया बिहार का। ठीक है, एंड अजीम साहब जब आए तो उन्होंने सोचा कि पटना को रीनेम करते हैं, तो उन्होंने अजीमाबाद अपने नाम पे ही पटना का नाम रख दिया। ठीक है, फिर आएंगे आपके फ़र्रुखशियार। अब फ़र्रुखशियार क्या होगा, उनका जो फॉर्मल मतलब जो उनका कॉरोनेशन था वो पटना में ही हुआ था। ठीक है, एंड ये फर्स्ट रूलर थे जिनका कॉरोनेशन बिहार में हुआ था। एंड जो शाह आलम है आपके, उनका भी कॉरोनेशन कहाँ पे हुआ था, शाह आलम 2 पटना में ही। तो 2 राजाओं को मुकुट वहीं पहनाया गया था, ऐसे समझ लो। ठीक है, औरंगज़ेब के बाद डेथ के बाद क्या होता है कि सबको ही पता है कि बिहार मतलब जब मुग़ल एम्पायर या फिर जब औरंगज़ेब की डेथ हुई थी तो मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था। मतलब कि जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, सॉरी हैदराबाद, ये जो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे, जो पावरफुल प्रोविंसेस थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इसी में बिहार भी था आपका। तो जस्ट बिकॉज कि मुग़ल रूल जो है वो वीक हो गया है। तो अब जो मुर्शिद कुली खान जो बिहार के गवर्नर थे, ठीक है, उड़ीसा मतलब बंगाल और उड़ीसा के गवर्नर थे फ्रॉम 1717 टू 1727। तो ये थोड़ा अच्छा काम कर रहे थे मुगल्स के अंदर रह के। कुछ टाइम बाद सुजाउद्दीन नवाब बनते हैं बंगाल के। ठीक है, सुजाउद्दीन क्या करते हैं, बिहार को एनेक्स करा लेते हैं, किसमें, बंगाल में। कब, 1733 AD में। अब ये क्या करेंगे, ये अलीवर्दी खान को एज अ डिप्टी सूबेदार ऑफ बिहार अपॉइंट कर देंगे। ये बोलेंगे कि 2 जगह मेरे से संभाल नहीं रही हैं, तो चलो एक आधा जो है इसका डिप्टी बना देते हैं। एंड 1739 में सरफराज खान को नवाब बना देंगे, किसका, बंगाल का। अब क्या होगा, अलीवर्दी खान डिप्टी सूबेदार है, सरफराज खान नायब नवाब है, किसका, बंगाल का। अब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे इन द बैटल ऑफ गिरिया। कब होगा ये, 1740 में। तो ये याद रखना है कि बैटल ऑफ गिरिया किससे रिलेटेड है।
इसमें क्या होगा, अलीवर्दी खान जो है जीत जाएगा। ठीक है, अब ये जीत गया है तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब इसके डायरेक्ट कंट्रोल में हो जाएगा। कब तक? जब तक ये इसकी मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेट मी सी ख़त्म करते हैं इसको, सिखिज़म एंड बिहार को। गुरु नानक देव फाउंडर हैं सिखिज़म के, सबको पता है। 10 गुरु थे सिखिज़म में, ये भी सबको पता है। इन 10 में से गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, मतलब जो 3 गुरु हैं वो आपके कहाँ के थे? बिहार। ओके, गुरु नानक गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर इन सब जगह घूम चुके थे एंड वो फर्स्ट सिख गुरु थे जो बिहार गए थे। 9th सिख गुरु कौन है आपके? तेग बहादुर। ठीक है, ये भी पटना, सासाराम गया, ये सब आए। एंड गुरु गोविंद सिंह तो पटना में ही पैदा हुए थे। ठीक है, एंड इन्होंने खालसा सेक्ट का गठन किया, स्टैब्लिशमेंट किया। जो पटना साहिब है तख्त श्री हरमिंदर सिंह जी, वो भी कहाँ पे है आपका? पटना में है। एंड ये एक सिख का पिलग्रिमेज साइट है एंड इसको बनवाया किसने था? महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था। ओके, अब मॉडर्न हिस्ट्री हम अगले सेक्शन में करेंगे एंड ये आपकी मेडिवल इसमें पूरी ख़त्म हो गई है। आई डोंट थिंक इसके बाहर क्वेश्चन आना चाहिए, बट आपको एक एक लाइन, एक एक पॉइंट इसका दिमाग में रहना चाहिए कि कौन कब कहाँ था। ओके, थैंक यू सो मच।